जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये संविधान यानी पॉलिटी की क्लासेस लगातार चल रही हैं, राज्य व्यवस्था जिसे बोलना ज़्यादा सही होगा। तो इसमें अभी तक हम लोग मूल अधिकार में एंट्री किए हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स में। तो आज हम लोग मूल अधिकार में अनुच्छेद 15 के विषय में डिटेल में देखेंगे, यानी इसकी डिटेल व्याख्या करेंगे। तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद 15 के विषय में। तो सबसे पहले हम लोग स्लाइड का यूज करते हैं, उसके बाद एक एक चीज को समझेंगे। अनुच्छेद 15, तो देखिए अनुच्छेद 15 क्या कहता है। अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यानी राज्य जो है वो धर्म के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे, इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। ऐसी जरूरत क्या पड़ी कि ये राज्य या संविधान में इस बात को स्पष्ट रूप से लिखना पड़ा। तो आइए देखते हैं, जैसे 1947, ठीक है, इस 1947 के पहले के भारत और बाद के भारत को देखेंगे। तो इनमें क्या क्या आधार दिया हुआ है। तो सबसे पहले दिया है कि धर्म, धर्म, फिर दिया है लिंग, उसके बाद जाति। पहले इन तीन शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए धर्म, भारत में कई धर्म है कि नहीं। जैसे भारत में देखा जाए तो हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख धर्म है। तो भारत में कई धर्म के लोग रहते हैं, और आजकल हम लोग न्यूज पर क्या सुनते हैं, अधिकांशतः हिंदू वर्सेस मुस्लिम की राजनीति चलती है। तो हिंदू धर्म बनाम मुस्लिम धर्म। तो जब ये हिंदू बनाम मुस्लिम, ये हिंदू बनाम सिख, ये हिंदू बनाम क्रिश्चियन ऐसे चलता रहेगा भारत में, तो इसी माइंड सेट के लोग जब उच्च उच्च पद पर, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री पर बैठेंगे, तो क्या वे उस ऊंचे पद पर बैठकर अपनी इस मानसिकता के तहत काम नहीं करेंगे। तो इसी चीज को रोकने के लिए, यानी कोई भी सर्वोच्च पद धारण करने वाला व्यक्ति अपने पद का दुरुपयोग न कर पाए, धर्म के आधार पर लोगों को ना बांटे, धर्म के आधार पर राष्ट्र में एकता को खंडित ना कर पाए, तो इन सब को रोकने के लिए धर्म को स्पेशली मेंशन किया गया। अब चलिए देखते हैं लिंग के आधार पे। लिंग, तो देखिए या तो फीमेल होते हैं या तो मेल होते हैं, और इसके साथ साथ अब आता है ट्रांसजेंडर भी। ठीक, देखिए होता क्या है, सामान्यतः हम लोग देखते हैं फीमेल को घर का काम देखने के लिए दे दिया जाता है, और मेल जो होता है यानी पुरुष को, उसे बाहर जाकर पैसा कमाने का काम सौंप दिया जाता है। ठीक, तो इसी के साथ साथ देखा जाए तो हमारी जो संस्कृति है इसमें देखने को मिलता है कि महिलाओं की तुलना पुरुषों की इज्जत पर, पुरुषों की प्रशंसा, पुरुषों की बात ज्यादा मानी जाती है। तो ये एक सामाजिक मानसिकता बनी हुई है, और ऐसी मानसिकता वाले जब उच्च पद पर जाएंगे, संवैधानिक पद पर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो उस अपनी नियत को लागू करना चाहेंगे, अपनी मानसिकता को थोपना चाहेंगे। तो इसी चीज को रोकने के लिए संविधान में स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 15 में लिंग को लिखा गया है। जैसे नहीं होता कि देखो महिला को केवल घर का काम देखना चाहिए, महिला को महिला बन के रहना चाहिए, ऐसे ऐसी बातें बोली जाती हैं। तो इन सभी चीजों को समाप्त करने के लिए संविधान ने महिला शब्द का यूज किया। या फिर सबरीमाला वाला केस देख लो कि महिलाओं को मंदिर में प्रवेश के लिए रोका जा रहा है, तो ये सब लिंग के आधार पर ही है। अब जाति को देखते हैं, तो सबको मालूम है भारत में जो हिंदू धर्म है खासकर, उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 प्रकार की जाति है। ठीक, इसमें क्या है, शूद्र जाति का काम था कि सभी उच्च जातियों की सेवा करना,
खासकर ब्राह्मण और वैश्य। दूसरी चीज है, वैश्य जाति का क्या काम था कि ये हमेशा कर अदा करेगी, टैक्स भरेगी। मतलब ब्राह्मण खाएगा, शूद्र सॉरी क्षत्रिय खाएगा, लेकिन टैक्स वैश्य भरेंगे। ये ऐसा हमारी प्राचीन इतिहास में देखने को मिलता है। लेकिन आज क्या है, क्या टैक्स सिर्फ एक जाति विशेष के लोग भरते हैं? ऐसा तो नहीं है। अब जीएसटी लगी है तो जीएसटी सिर्फ ओबीसी वाले नहीं भर रहे हैं ना, जीएसटी तो ब्राह्मण भी भर रहा है, जीएसटी क्षत्रिय भी भर रहा है। तो यही सब कहने का मतलब कि जाति के आधार पर जो भेदभाव दिख रहा था उसको समाप्त करने के लिए जाति शब्द मेंशन किया गया। चलिए देखते हैं अगला शब्द क्या दिया हुआ है। हम लोगों ने धर्म पढ़ा, जाति पढ़ा, लिंग पढ़ा। अब दो शब्द और बच रहा है, मूल वंश और जन्म स्थान। तो एक है जन्म स्थान, दूसरा है मूल वंश। आइए समझते हैं। जन्म स्थान के आधार पर, जैसे देख रहे हैं ना कि आजकल हमारे भारत में क्या चल रहा है कि यूपी या बिहार के जो लोग हैं, ये लोग कमाने जाते हैं कहाँ पे? मुंबई में, गुजरात में, या फिर साउथ इंडिया में। ठीक, होता क्या है, इनके साथ निवास के आधार पर भेदभाव होता है। पता चला भाषा के आधार पर इनके साथ भेदभाव हो रहा है। तो जन्म स्थान के आधार पर जो, जाहिर सी बात है, भारत भौगोलिक विविधता वाला है, भाषाई विविधता वाला है, सांस्कृतिक विविधता वाला देश है। तो हमारी ये जो विविधता है, भाषाई, धार्मिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, इसको निरंतर रखने के लिए जन्म स्थान शब्द जोड़ा गया है, ताकि इस जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव ना होना पाए। आप लोग अक्सर सुन रहे होते हैं आजकल न्यूज में कि मराठी ना बोल पाने की वजह से यूपी और बिहार के जो कर्मचारी वहाँ काम कर रहे हैं, जोमेटो या ये सब में, तो उनसे सामान ले लेते हैं वहाँ के निवासी और पैसे नहीं दे रहे हैं, या फिर उनको भाषाई आधार पे मार रहे हैं कि तुम मराठी बोलो। तो यही सब जन्म स्थान के आधार पे जो भेदभाव, इसे रोकना। मूल वंश के आधार पे क्या है, अब जैसे मान लीजिए आजकल न्यूज में क्या चल रहा है, एक ममदानी ममदानी करके अमेरिका के मेयर हैं। ठीक, तो ये जो ममदानी साहब मेयर हैं अमेरिका के, इनके बारे में देखिए। तो ये जो है इंडियन नस्ल के हैं, मतलब कहने का है कि इनके माता पिता में से कोई एक भारतीय रहा होगा, इनके दादी में से कोई एक भारतीय रहा है। तो ये जो मूल वंश के आधार पर, कहने का मतलब अगर वो कभी चाहें तो भारत की नागरिकता उनको आसानी से मिल सकती है, क्योंकि उनका पूर्वज यहीं का निवासी रहा है। अब किस कारण से वो भारत छोड़कर गए, वो बात है। तो अगर कोई निवासी या कोई मूल वंश का व्यक्ति जो है वो देश की नागरिकता लेना चाहता है और वो अच्छा कर्तव्य कर रहा है, उसका जो कह सकते हैं चिट्ठा यानी लाइफ जीवन का जो पूरा विवरण है वो सही है, तो उसे कोई दिक्कत ना हो नागरिकता वगैरह पाने में, या उसके साथ भेदभाव ना होने पाए समाज में, तो ये मूल वंश शब्द भी जोड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं ये सारे शब्द जो है संविधान में इसलिए जोड़े गए हैं ताकि भेदभाव पर अंकुश लगाया जा सके। चलिए अब देखते हैं अनुच्छेद 15 के जितने भी क्लासेस हैं उनको। तो देखिए अनुच्छेद 15(1) क्या कह रहा है कि सरकार किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। अब है अनुच्छेद 15(2). 15(2) में कहा गया कि कोई भी नागरिक दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, कुएं, तालाब, सड़क, यानी जितने भी सार्वजनिक स्थान है उनका उपयोग करने से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी पहले में कहा है कि राज्य ऐसा नहीं करेगा, दूसरे में कहा है कि कोई नागरिक दूसरे नागरिक के साथ ऐसा नहीं करेगा। जैसे आप लोग सुनते होंगे ना कि जो निम्न जाति के लोग हैं, खासकर मध्य प्रदेश पे आजकल ये सूचनाएं आ रही हैं कि घोड़े पे सवार होने के कारण जो एससी वर्ग के व्यक्ति को जूते की माला पहनाई या उसको मारा गया। तो यही सब रोकने के लिए, क्या वो एससी वाला व्यक्ति इंसान नहीं है जो उसको अपनी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार ना मिले?
तो इन सबको रोकने के लिए अनुच्छेद 15(2) में भी बोला गया, यानी राज्य के साथ नागरिक का भी कर्तव्य है। फिर 15(3) में देखते हैं। 15(3) में कहा गया कि राज्य महिलाओं, बच्चों इन दोनों के लिए विशेष कानून बना सकता है। अब जैसे महिलाओं को क्या होता है कि देखिए महिलाएं जो होती हैं वो बच्चों को जन्म देती हैं, और बच्चे क्या हैं, बच्चे जो होते हैं वो छोटी उम्र के हैं, तो जाहिर सी बात है पुरुष की तुलना में महिला जो है कमजोर दिख रही है कि नहीं। शारीरिक बनावट के आधार पर देखा जाए तो उसको ज्यादा, मतलब महिला को ज्यादा काम करना पड़ता है शारीरिक बनावट के आधार पे, तो दोनों को एक जैसा काम तो करा पाना संभव नहीं है। तो इसलिए महिलाओं के लिए या बच्चों के लिए विशेष प्रावधान का भी बात करता है अनुच्छेद 15(3). अब चलिए देखते हैं अनुच्छेद 15(4). 15(4) में कहा गया कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, खासकर एससी और एसटी के विकास के लिए विशेष व्यवस्था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में जो एससी समाज है या एसटी समाज है, इसको शिक्षा से वंचित किया गया था, और ये शिक्षा से वंचित था इसीलिए आज तक भारत गुलाम भी बना रहा। तो अब ये जो दबे कुचले लोग हैं इनका भी उत्थान हो, इसके लिए किसका कर्तव्य होगा? राज्य का होगा ना, कि वो लोगों को समानता पर लाए। तो ये अनुच्छेद 15(4) में कहा गया है। और ये जो अनुच्छेद 15(4) है ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया, यानी मूल संविधान में अनुच्छेद 15(4) नहीं था। फिर अनुच्छेद 15(5). 15(5) क्या कह रहा है कि राज्य निजी शिक्षण संस्थानों में और जो सरकारी शिक्षण संस्थान है दोनों में पिछड़े वर्गों, खासकर एससी और एसटी के लिए आरक्षण देगा। यानी इसमें देखो 15(5) में 3 चीज ध्यान देना है। पहला है सरकारी यानी गवर्नमेंट कॉलेज, दूसरा है प्राइवेट कॉलेज, तीसरा है अल्पसंख्यक यानी जिसे कह सकते हो माइनॉरिटी, तो माइनॉरिटी कॉलेज। 3 चीज है ना। तो इसमें 15(5) में कहा गया है कि राज्य जो है गवर्नमेंट कॉलेज हुआ या प्राइवेट कॉलेज हुआ, दोनों में एससी एसटी के लिए आरक्षण दे सकता है, लेकिन ये जो माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक कॉलेज है इसमें एससी एसटी को आरक्षण नहीं देगा। क्यों? अब भाई ये खुद में ही अल्पसंख्यक है, कम संख्या वाले हैं, इनके लिए जो विशेष प्रावधान किया गया, वैसे भी ये कम संख्या वाले हैं, इनकी भाषा, जाति, धर्म, ये सब जो भी लिपि वगैरह इसको मिटने का खतरा दिख रहा है। तो इसलिए जो है अल्पसंख्यक में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। फिर अनुच्छेद 15(5) जो है 93 में संविधान संशोधन 2005 द्वारा जोड़ा गया, यानी मूल संविधान में अनुच्छेद 15(5) भी नहीं था। फिर अनुच्छेद 15(6). तो 15(6) का क्या है कि देखिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण है, और ये जो प्रावधान है 103वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा जोड़ा गया। एक बात का मैं सार देना चाहता हूँ कि देखिए जी 15(4) से लेकर 15(6) तक जो बात है ना, ये शिक्षण संस्थान में यानी स्कूल कॉलेज में प्रवेश में आरक्षण की बात करता है। तो ये प्रवेश की बात करता है, ठीक है, यानी एंट्री एडमिशन की बात कर रहा है। तो प्रवेश में आरक्षण की बात 15(4), 15(5), 15(6) कर रहा है। बस बात ये है कि 15(4) में एससी एसटी को दिया है, 15(5) में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान को अलग कर दिया है, और 15(6) में ईडब्ल्यूएस को दिया है। और ये जो 15(4), 15(5), 15(6) है, इन तीनों को संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, यानी ये मूल संविधान में नहीं थे। आई होप आप लोगों को आज की ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हमारी जो भी नई वीडियोस है वो आपको टाइम से मिल जाए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।